नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि अरविंद केजरीवाल के उन दो कौड़ी के ठुल्लों ने यह इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको 20-20 करोड़ रुपया ऑफर किया है। मैं एक बार दोबारा से बात स्पष्ट कर दूं कि ठुल्ला शब्द का प्रयोग मैंने अपने से नहीं किया है। यह अरविंद केजरीवाल का शब्दकोश से निकला हुआ शब्द है और ये केजरीवाल ने बताया हुआ है, इसलिए मैं केजरीवाल के बातों को दोहरा रहा हूँ। यह हास्यास्पद बात तब आई जब जो 4 लोग आए थे, इसके पहले मुझे पता ही नहीं था कि ये विधायक भी थे। आज ही उनका शकल दिखा कि अच्छा ये विधायक थे, अच्छा इनको मिल रहा 20 करोड़। मुझे हंसी आई। क्यों हंसी आई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में क्या अब इतने बड़े बेवकूफ लोग हैं जो 67 की सदस्य संख्या वाले विधानसभा में 4 लोगों को खरीदेंगे, जबकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे दल बदल अधिनियम के अंतर्गत। 67 लोगों में 1/3 मतलब 40-42 आदमी को खरीदना पड़ेगा। तो 40 की जगह सिर्फ 4 ही लोगों को खरीद करके क्या भारतीय जनता पार्टी उन 4 लोगों को डिस्क्वालीफाई करना चाहती है? और वो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को खरीद रही है, क्या वो इतने बड़े बेवकूफ है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि जब तक सदस्य संख्या पूरा नहीं होगा दल बदल अधिनियम का, तब तक अगर हम छोड़ेंगे तो मेरी सदस्यता चली जाएगी। तो क्या वो लोग अपने उन रकमों को वसूलने के लिए 20-20 करोड़ रुपए लेना चाहते हैं? तो जो दे करके उन्होंने टिकट लिया है, यह इल्जाम भी मैं नहीं लगा रहा हूँ। ये आम आदमी पार्टी का अपना विधायक ने इल्जाम लगाया है कि मेरे से इतना रुपये ली गई। और ये जो आम आदमी पार्टी का नया राज्यसभा में आया हुआ है, दिल्ली का विधायक था, इसको पंजाब में घेर के पीटने लगे थे। ये पैसा ले रहा था कि बोली लगा करके इस सीट के लिए इतना लेंगे, तो उसकी पिटाई हुई थी। ये भी टीवी पर आया था। महत्वपूर्ण मुद्दा ये था, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा का विषय आज ये नहीं है, क्योंकि आज बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने बहुमत प्राप्त किया है। जो था वो तो गणित का विषय है और इसको होना ही था। महत्वपूर्ण ये है कि नीतीश कुमार ने बहुत देर तक सदन में भाषण दिया, लेकिन सिर्फ 2.5 शब्द का इस्तेमाल किया। 2.5 बात नहीं बोले, मतलब पूरा 3 बात भी नहीं बोले। पहला बात था कि हम सब मिलकर लड़ेंगे तो इनको हरा सकते हैं, हम सब के पास जाएंगे और सबको इनके विषय में समझाएंगे, और भाजपा ने धोखा दिया। बस ये 2.5 बात का पूरा उनके 2.5-3 घंटे का था। आदरणीय प्रेमचंद्र दीदी जी को सादर प्रणाम। दूसरा था कि सदस्य संख्या थी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के मिल जाने हम और बाकी सब जो मोदी विरोध के लोगों का एक ये प्रयोग हो रहा है, उसमें सदस्य संख्या 160 होनी थी। ये कोई चर्चा का विषय है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने वॉक ओवर ले लिया, ये भी कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मुद्दा ही नहीं। महत्वपूर्ण मुद्दा जो सबसे ज्यादा आज मुझे लगा वो ये था, बिहार विधानसभा में विधान परिषद सदस्य लालू परिवार के नजदीकी और कीमय सुनील सिंह के घर छापा। लालू जी के पत्नी राबड़ी देवी के राजनीतिक सचिव लालू प्रसाद के फाइनेंसर और एमओआई कमीशनेशन में मुस्लिम वोट बैंक के करता धरता अरेंज करता राज्यसभा सदस्य जो मेडिकल माफिया के नाम से भी जानते हैं, जिनका अस्पतालों का बहुत बड़ा धंधा है, मेडिकल कॉलेज का बिहार में, उन पर छापा। मतलब जो आज छापामारी हुई है वो बिहार के राजनीति में वापस सक्रिय हो गए लालू परिवार के की मैन और इंक्लूडेड लालू परिवार पर छापा पड़ा है। ये महत्वपूर्ण विषय है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई आज विधानसभा में बहुमत था और आज ही छापा मार, बिल्कुल ठीक है, यही है, मैं मान रहा हूं, कह रहा हूं कि एकदम ठीक है, यही है, इसी को माना जाए, आप ही की बात को सही माना जाए। लेकिन मित्रों, मेरी 2-3 चीजें समझ में नहीं आए। आप सब आदरणीय प्रेमचंद्र दीदी जैसे विद्वान आदमी मेरे को देख रहे हैं, अनुभवी आदमी, और जो आप लोग जो देख समझ रहे हैं,
मेरा प्रश्न है, जरा मेरा मार्गदर्शन करिएगा। जोर शोर से सवेरे से ही सुनील बाबू भी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि दबाया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, अब ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन ऑफिस हो गई है, वगैरह वगैरह, बहुत वगैरह। टीवी पर मैं भी 3 चैनलों पर था इस मुद्दे पर। तीनों चैनलों पर जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल के प्रवक्ता थे, अब जो कल तक जनता दल हिंसा हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों ने भी कहा कि देखिए भाजपा अपने मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके लोगों को फंसा रही है, यह गलत है। मैंने एक प्रश्न कर दिया, मैं बोला जी देखिए, पहला तो मैं ये कह रहा हूं कि जो छापेमारी हो रही है वो एजेंसियों का काम है। इसका शुभारंभ तब हुआ जब लालू प्रसाद यादव के अनुकंपा पर राज्यसभा में भेजे गए और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने आदरणीय इंद्र कुमार गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने पहली बार अपने पिंजड़े में बंद तोते को लालू प्रसाद की तरफ मुंह किया था। ये शुभारंभ तबे हुआ था। उस वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन थे, और यही लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि इनका टिकट कंफर्म नहीं होगा क्योंकि इनका हस्तरेखा हमने पढ़ा है, प्रधानमंत्री लिखा ही नहीं है। वो तब का ये मामला है, पहले जान लिया जाए। दूसरा ये मामला जो रीओपन हुआ, वो अभी के जो उनके चचा हैं तेजस्वी और तेज प्रताप के नीतीश कुमार जी, जब जनता दल राष्ट्रीय से उनका मोहभंग हुआ और वो कहे कि मैं एक परिवार के हित चिंता के लिए और हितों की रक्षा के लिए नहीं बना हूं, इसीलिए मैंने अपने बड़ भैया का साथ छोड़ करके देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने का निर्णय लिया है। और जब निर्णय ले लिया और बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया और 17 जीती हुई संसदीय सीट कुर्बान कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर नीतीश कुमार विजय प्राप्त करके और राष्ट्रीय जनता दल के नेता के ऊपर वापस केस खुलवाए थे, जिसका आज डेट आया हुआ है। अगला प्रश्न मेरा था जिस पर वो बिदक गए। मैं बोला कि मैं एक बात और आपका मान लेता हूं कि नरेंद्र मोदी ने रात में फोन किया कि हेलो सीबीआई, ईडी डायरेक्टर और सारे दुनिया के जांच एजेंसी, बिहार में जाओ, विधानसभा का आज बहुमत सिद्ध होने वाला है, जाकर के छापा मारो। एकदम यही फोन किया होगा, या आपके कहे को मैं मान लेता हूं। लेकिन क्या जो छापेमारी में रकम बरामद की गई है वो भी नीतीश कुमार को फंसाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने घर से भिजवा कर रखवा दिया है? झारखंड के एक दलाल को AK-56 राइफल दो उसके अलमारी में मोदी जी जाके फेंकाए हैं कि राइफल, जैसे सिनेमा में नहीं देखा जाता है कि वो पुलिस पकड़ने जाती है और अपना अफीम का चरस का पैकेट रख के कहते ये कहाँ से मिला? वो बोले नहीं तो मुझे मालूम नहीं, आप ही रखे होंगे, मैं रखा हूँ, चल कानून के डंडा खा। तो क्या ये विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं? फिर मैंने कहा कि क्या इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं बोला मैडम आपका प्रश्न ही गलत है, चर्चा ही गलत है। क्या ये लाइन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि भाई मोदी ने मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया? ये ज्यादा महत्वपूर्ण, खतरनाक और जरूरी विषय है। वह ये विषय है कि जिन लोगों के यहाँ बरामदगी हो रही है उनकी हैसियत जानिए। लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप और तेजस्वी प्रताप पर जो अकूत संपत्ति बरामदी हुई है और छापेमारी हुई है, वो कौन है? पृष्ठभूमि जानिए। तेजस्वी प्रताप के दादाजी, मतलब उनके बाबा, हमारे यहाँ भोजपुर में बाबा कहते हैं, वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। इतना गरीब थे कि उनके पालन पोषण के लिए उनके बेटे को वेटरनरी अस्पताल के चपरासी की नौकरी करनी पड़ी। मैं चपरासी का सम्मान करता हूं। चपरासी मेरे लिए कोई अपमान का विषय, अपमान का शब्द नहीं। वो बड़े मेहनती और ईमानदार लोग होते हैं और ऑफिस का सबसे पहला आदमी होता है। जब थका हारा आदमी ऑफिस में आता है तो आपको पानी देता है। कई ऑफिस में चपरासी बताता है कि बड़ा साहब तीसरी मंजिल पर बैठते हैं, छोटा साहब बड़ी मंजिल पर बैठते हैं। बड़े हरामी टाइप के आदमी बिना पैसा का काम नहीं करते। और वो चपरासी बताता है कि नहीं ये बड़े ईमानदार आदमी है, थोड़ा झकी टाइप के हैं लेकिन नारियल की तरह से है। ये चपरासी बताता है। तो चपरासी बड़ा यूजफुल, आदरणीय और महत्वपूर्ण है। मैं उसका अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं ये कर रहा हूं कि मैं बहुत ऑफिसों में जाता आता रहता हूं और कई चपरासियों से भेंट मुलाकात है। कईयों को बाय नेम बाय फेस जानता हूं, वो भी मेरे को जानते हैं।
इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके परिवार में कोई रतन टाटा, डालमिया, अडानी, अंबानी, मोदी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर जी के परिवार का कोई सदस्य चपरासी में नहीं है। मतलब लालू प्रसाद के पिताजी के पास इतनी संपत्ति, शक्ति, सामर्थ्य नहीं था कि वो अपने बेटे को कुछ बना सके। जैसे लालू प्रसाद यादव ने अपना 7वीं में 7 बार फेल बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया और मुख्यमंत्री का सपना दिखा दिया। अगर लालू प्रसाद के पिताजी भी समर्थवान होते तो अपने LLM बेटे को राजनीति के जगह किसी पोस्ट पर पहुंचवा देते जैसे लालू ने पहुंचवाया। मतलब लालू प्रसाद के पिताजी एक गरीब आदमी, ईमानदार आदमी, मेहनत का आदमी थे, इसमें कहीं दो नहीं है। मतलब पृष्ठभूमि गरीबी की थी। जिस आदमी की पृष्ठभूमि गरीबी की थी और जिसका बेटा मतलब तेज प्रताप तेजस्वी के पिताजी लालू प्रसाद यादव अपने बायोडाटा में, एफिडेविट में उन्होंने जेल यात्रा घोटाला केस का वर्णन किया है, क्योंकि अब चुनाव आयोग की शक्ति से ये सब चीज लिखनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने अपना नौकरी और व्यवसाय कहीं नहीं लिखा है कि उनका कोई नौकरी कभी किया है और व्यवसाय कभी किया है, क्योंकि छात्र आंदोलन से ही राजनीति में आ गए थे और 77 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के सहारे कई लोग पार लगा गए, उसमें ये भी पार हो गए। तो मतलब तब से कोई नौकरी नहीं किया और आज तक भी कोई व्यवसाय नौकरी नहीं है और घोटाले को नौकरी और व्यवसाय के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो ऐसे आदमी की विधायक की तनख्वाह, मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद की तनख्वाह, पेंशन को अगर जोड़ दी जाए तो उस BMW का सालाना सर्विस का खर्चा भी नहीं आएगा जिस BMW के काफिले पर तेज प्रताप घूमता रहता है पटना के शहरों में। तो क्या इस पर चर्चा नहीं हो कि भाई एक 7वीं में 7 बार फेल आदमी हवाई जहाज में जन्मदिन मनाता है, तब जबकि उसके पिताजी का कोई व्यवसाय नहीं है, पिताजी के पास कोई बैकग्राउंड नहीं है और कुछ संपत्ति आने का, ना ही कोई राज परिवार से है जहां से लगान और वसूली आती है और किराए पर एसेट्स चले हुए हैं। तो क्या ये चर्चा ना हो? सारे लोग मेरे को भड़क गए कि ये आप दलाल हो भाजपा के। एक आदमी बोला कि आप एकदम भाजपा के दलाल हो। मैं बोला इसको 2-3 बार तेज से कहो, मोदी जी सुन ले, उनके ऊपर अभी हमारी नजर नहीं पड़ी है, हमारे ऊपर का नजर नहीं पड़ा है, उनको पता चल जाए मैं भाजपा का दलाल हूँ, मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं बेमतलब अपने फेसबुक पर बोलता रहता हूँ, पार्टी की तरफ से बोलने लगूंगा। बोलो भाई एक बार, हंसने लगे। मैं आज इसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि पूरा दिन भर विपक्ष के सारे नेता, आज झा साहब से मेरी व्यक्तिगत संबंध में बातचीत हुई, झा साहब बोले, टीवी पर बोल रहे थे कि तेज प्रताप की बढ़ती लोकप्रियता को देख करके तेज प्रताप हमारे उप मुख्यमंत्री ने तो पहले घोषणा कर दिया था कि हम पर छापा पड़ेगा। मैं बोला झा साहब वो पहले घोषणा कर दिया था, अभी ये घोषणा किया है कि उसके पास अकूत संपत्तियां आई कहां से? तेज प्रताप जब घुटने पर चल रहा था तो उसके नाम से खेत कहां से आया? जब वो पावे पावे चल रहा था तो पटना में जमीन कहां से आया? जब वो अभी दौड़ना हल्का हल्का शुरू किया था तब देश दुनिया के सबसे महंगी 3 जगहों पर इतनी फ्लैट और बंगले कहां से आए? कहां से गिफ्ट आया? बोले क्या भाईजान बात करते हो, तुम्हारे लड़के के जन्मदिन में कोई गिफ्ट नहीं आता? मैं बोला हाँ, कई आदमी, एक आदमी तो मोबाइल दिया था, एक आदमी घड़ी दिया था। मतलब तुमको दिया था ना? मैं बोला हाँ दिया था, इसलिए कि उसका कोर्ट में केस देखता हूं मैं और कई बार फीस नहीं लेता और उसने कोट और घड़ी दे करके हमको मोबाइल और घड़ी दे करके फंसाया। 2 बार मैंने उसे फीस नहीं ली। अगर मैं फीस लेता तो मोबाइल से ज्यादा दाम का होता। मैं फंस गया उसमें गिफ्ट ले करके, क्योंकि मैं चुप रह गया और वो भी कुछ चुप रह गया और मैं फ्री में उसका काम नहीं किया। ताजा ताजा मोबाइल दिया था, 3,500-4 हजार रुपए का मोबाइल होगा, क्योंकि उस वक्त ये स्मार्ट वाला फोन नहीं था, नया नया वो आया था ना टिप बटन वाला, 3-3.5 हजार का होगा, 5 हजार का होगा। तो बोले कि तुमको दिया होगा, मुख्यमंत्री के बेटे को नहीं दे सकता। मैं बोला उसी तरह से मुख्यमंत्री ने भी बिना कुछ फीस लिए काम कर दिया था जैसे मैं कर दिया। बोले यार तुम लोगों से ना तर्क से कोई नहीं जीत सकता। मैं बोला मेरे तर्क को निरुत्तर कर दो। मित्रों, आप जितने लोगों का स्टेटमेंट सुन रहे होंगे वो यही सुन रहे होंगे कि ये सरकार CBI का गलत इस्तेमाल कर रही है। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल कर रही है, जानबूझ के कर रही है, एकदम आपका बात सही। हालांकि ये प्रथम दृष्टिया बिल्कुल गलत है। CBI अपने रूटीन में काम करती है। अब ये बिहार वाला घटना दे लीजिए,
इंद्र कुमार गुजराल के जमाने का खोला केस के बाद 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव साझेदार थे। और लालू प्रसाद उसमें जब साझेदार थे तो उन्हीं का तोता उनके ऊपर म्याऊं म्याऊं कैसे करता। 10 साल बंद था। 10 साल के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो केस ने वापस रफ्तार पकड़ा। तो उसके कोई कानूनी कॉम्प्लिकेशंस है और काम करने का तरीका है। सीबीआई सब कुछ बढ़िया से जांच परख लेना चाहती है, डॉक्यूमेंटों की जांच करती है, आपके ऊपर सर्विलांस लगाएगी, आपका फोन कॉल का डिटेल लेगी, आपके ईमेल आईडी का डिटेल लेगी। आप रोज अपने मोबाइल पर, आप एक चीज बता देता हूं आप लोगों के लिए भी, सीबीआई आईडी और आईबी अगर आप पर जांच करेगी तो सबसे पहले आपका मोबाइल नेटवर्क हैक करेगी कि आप कौन साइट देखते हो, कहीं वो वाली साइट देखते हो क्या या ये वाली साइट देखते हो क्या। 4 बार आप मोबाइल पे बम लिखना, हाउ आई प्रिपेयर बम लिखिए ना, तीसरे दिन पुलिस आपको बुला लेगी। वो सब वॉच करती है कि आप मोबाइल पर संपत्ति का इधर उधर करने का तरीका जानना चाहते हैं क्या, कुछ करते हैं क्या, गूगल ड्राइव पर कहीं कुछ रखें, ये सब करके पुख्ता। और ये 5 मिनट और 5 दिन में काम नहीं होता, सालों सालों आपका टेलीफोन रिकॉर्डिंग सुनती है। वो उसके बाद कभी किसी दिन तो कहोगे कि वो पैसा का क्या हुआ, उसी एक को पकड़ कर, तो इसमें समय लगता है। इसी समय की वजह से ऐसा होता है और आज हुआ है। दूसरा मेरा प्रश्न है, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, अगर यूपी का बात नहीं कहूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। आज मेरा दीदी कह रहे हैं कि देखो यार हमेशा ससुराल और ननिहाल का बात करता है, अपने परिवार परिवार का बातें नहीं करता। आते हैं यूपी पर, मुलायम सिंह के बेटा ने भी आज कहा कि भाई 2024 में जनता जवाब देगी, और उसने मन बना लिया है कि अब मोदी जी को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि अब की बार सीबीआई की सरकार। अखिलेश यादव, तुम्हारे पिताजी की हैसियत भी मुझको जानकारी है। मैं आदरणीय मुलायम सिंह को सादर प्रणाम करते हुए, पूरी आस्था सम्मान प्रकट करते हुए कह रहा हूं, निजी अनुभव है मुलायम सिंह के विषय में मेरा। मेरे चाचा जी, मतलब हम लोग जिनको बड़े पापा बोलते हैं, आदरणीय रामेश्वर सिंह जी लोक दल का अध्यक्ष हुआ करते थे, अपने जमाने के बड़ा कदावर नेता थे। मुलायम सिंह उन्हीं के अनुकंपा पर पालित पोषित राजनीति की शुरुआत किया और उन्हीं के दिए टिकट और आशीर्वाद से विधायक बने। आप मेरे घर आए थे, मेरे पिताजी के फूफा जी परम श्रद्धेय मैनेजर सिंह जी भी थे, चूंकि उनका घर था, रामेश्वर भी आए तो घर था, घर का एक कार्यक्रम हो रहा था। मुलायम सिंह यादव शौच के लिए लोटा लेके गए, क्योंकि तब जो बाथरूम बनाया गया था उसमें 2 लोग, हमें नाम नहीं लिखूंगा, अच्छा नहीं लगा, नहीं कहेंगे कि ये सामंती विचार का आदमी है। तो जब वो लोटा लेके आदरणीय मुलायम सिंह जी शौच से निपट करके आए तो मेरे आदरणीय पूज्य फूफा जी, मतलब पिताजी का फूफा जी मैनेजर सिंह बोला, राकेश हाँ कॉल चला दे हो विधायक हमें चले। दिमाग था, मैं क्षमा चाहूंगा अपने दिमाग का, बालपन था तो सामंती विचार था ही, मैं ठाकुर परिवार से है भैया, गई कहाँ है, वो तो जाएगी नहीं ना, जीन बदलता थोड़ी है। तो बोले कि यो विधायक है हवन, कहाँ के विधायक हवन। खैर मेरा आदमी आया, चलाया, पानी उनी आया, तो मैं पूछा तो बोले कि इटावा के विधायक हवन, तो बड़ा का बाबूजी के शागिर्द हवन। मतलब मुलायम सिंह यादव का पहले ऐसा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि उनके बाप दादा की नहीं थी जिसमें कोई बड़ा संपत्ति हो। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं और आने के बाद भी नौकरी भर का कोई उनके पास डिग्री था नहीं, और जो वो 20 करोड़ रुपया की गाड़ी पर चलते हैं, और उनका भाई जो असल में उनका भाई ही नहीं है, मतलब गला पड़ा हुआ भाई है, वो दुनिया की सबसे महंगी कारों की काफिला है उसके पास, और दुनिया का सबसे बड़ा लखनऊ में जिम है उसके बाद। इतना पैसा कहां से आया, इस विषय पर चर्चा उचित है, इस विषय पर चर्चा उचित है कि नरेंद्र मोदी ने सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया। अरे सीबीआई इस्तेमाल करने के लिए बनी है भैया, छापे मारने के लिए बनी है, तो जहां चोर होगा पुलिस वहीं जाएगी। अब आपकी चोरी पर चर्चा ना हो, पुलिस के सीनाजोरी पर चर्चा हो, ये कानून में कब से अमेंडमेंट आया है, या समाज ने कब से इसकी स्वीकृति दी है कि भाई ऐसा है, चोर पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, पुलिस सीनाजोरी कर रही है, इस पर चर्चा जरूर करेंगे। मित्रों, आज का मेरा विषय यही है कि इस पर जरूर एक चर्चा हो समाज में। समाज कर रहा है, हम लोग भी समाज में आते हैं। जैसे चैनल पर जो बीच में ब्रेक होता है, कमर्शियल ब्रेक, तो भाजपा वाला, कांग्रेस वाला, कांग्रेस वाला सब कहता है यार क्या करिएगा, नेता तो हमारे हैं यार, जानते हो प्रमाद भाई, आप उनके घर में जाइएगा ना तो लगता है जैसे 7 स्टार होटल में बैठे हैं। क्या महंगा कालीन है यार, जहाँ जूता रख करके जाने में हिम्मत नहीं होती, और कुछ नहीं थे।
और चर्च लेकिन जैसे माइक खोल कर देखिए ये सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मेरा ये कहना है कि 2024 में जनता क्या करेगी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं क्या करूंगा और आपसे क्या करना है और आपको क्या करना है, हाथ जोड़ा आपसे प्रार्थना है कि आप जन जागरण, क्योंकि धरती पर सबसे बड़ा सक्रिय माउथ मीडिया होता है। इसका उदाहरण है कि ना तो मोबाइल का आविष्कार उस वक्त हुआ था और ना ही दूरदर्शन में 8 बजे के और 8:30 बजे के समाचार के अलावा कुछ टीवी पर भी आता था। उस वक्त देश के इस कोने से उस कोने तक गणेश जी ने दूध पी लिया था। याद करिए वो जमाना, मोबाइल का जमाना नहीं था कि व्हाट्सएप पर सर्कुलेट करके मैसेज फेंक दिया गया हो, सोशल मीडिया पर चला दिया गया हो, टीवी 24 घंटा भूख बज रही हो। नहीं, जिस वक्त देश भर में गणेश जी दूध पिए थे उस वक्त मोबाइल बना ही नहीं था, आविष्कार ही नहीं था भारत में। टीवी 24 घंटे वाला चला ही नहीं था। 8 बजे अंग्रेजी में और 8:30 बजे हिंदी में समाचार आता था या चित्रहार आता था, ये 2-3 चीज। शाम को आता था पट्टी लिखा हुआ रुकावट के लिए खेद वाले का जमाना था। और टेलीफोन विलासिता का चीज हुआ करता था किसी किसी के पास। तब देश भर में गणेश जी दूध पी लेते एक टाइम, एक समय, 1 घंटे के अंदर। ये माउथ मीडिया का कमाल है, माउथ मीडिया का कमाल था। अभी 1.5 साल, 2 साल पहले, कोरोना के साल 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूं, 8 बजे शाम को एक ही समाचार मिला, ऊहा फायर हुआ है। कहा हुआ? भोजपुरी में जो बोला, अरे हुआ, मार दिया फायर हमारे सामने में। मैं अभी कहा और हमारा सुन करके फायर मार दिया, आप लोगों ने सुना। चिल्ला के लोग दौड़ के आ रहे हैं। हमारे नातिन की शादी थी फरीदाबाद में, हम एकदम कोट वूट डाल करके गाड़ी में बैठ के, और हुआ कि भी 2 बोतल पानी ले लो, मैं पानी ले आऊं, तब तक दौड़ता हुआ मेरे बीवी के घर में क्या हुआ, हुजूम मेरे आ रही है। उन्होंने समझा कोई भीड़ भाड़ आकर मेरे घर पर हमला करने आ रहा है। सैकड़ों लोग गली में घर के दरवाजा बंद कर दिया। तो मैं देखा भीड़ बाहर निकल गई, तो मैं छत पर से कहा क्या हुआ, अरे मंदिर पर फायर हो गई है। ये बात दिल्ली में हुई, ये बात नागलोई में, पश्चिम बिहार में। बाद में जब फोन को बात है, हर जगह यही सूचना आया कि उस मंदिर पर फायर हो गया। ये माउथ मीडिया का कमाल था। फायर कहीं नहीं हुआ था, एक र्यूमर उठा देश भर में, वहां फायर हो गया। तो माउथ मीडिया सबसे सक्रिय मीडिया है। आप उस मीडिया का इस्तेमाल करिए और 2 बात जरूर चर्चा करिए कि अगर मैं मान भी लूं कि सीबीआई, ईडी और जांच एजेंसियों का नरेंद्र मोदी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बुरा है, या जो अरबों खरबों की अकूत संपत्ति इन बेईमान घोटालेबाज नेताओं के यहाँ से बरामद हो रही है वो बढ़िया है। देश की जनता पर एक तरह से चर्चा करा लिया जाए, जन समर्थन मांग लिया जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नरेंद्र मोदी का जानबूझ करके छापा मरवाना या इनके घर से अकूत संपत्ति का बरामद होना। देख लीजिएगा परिणाम क्या होगा। ये जो लोग चिल्ला रहे हैं कि 24 में क्या होगा, वो यही दिख रहा है कि 24 में क्या होगा। मित्रों, आज मैं एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि एक विज्ञापन आता है, अपना अकल लगा बहकावे में ना आए। तो आप बहकावे में ना आए। आप वो कहेंगे कि मोदी जानबूझ के ईडी का इस्तेमाल कर रहा है, आप कहिएगा, लेकिन ठीक है, जो आपके घर से अकूत संपत्ति बरामद हुई है उसका स्रोत क्या है। वो कहेंगे कि सरकार आज है कल नहीं है, कल आएगी तो ईडी का मैं भी इस्तेमाल करूंगा। आप कहेंगे कल का तो कल देखेंगे। आज बताओ कि 1-1 56 राइफल 2-2 आपके अलमारी में क्या कर रहा है। वो कहेंगे कि सीबीआई, ईडी के इस्तेमाल से देश में बेमर्श फैल रही है, हिंदू मुस्लिम का दंगा हो रहा है। आप पूछिएगा कि झारखंड जैसी छोटी सी राज्य के एक मामूली IAS अफसर के घर में बोरे में भरा हुआ नोट कहां से आ रहा है। वो कहेंगे कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम का दंगा करवा करके राज करना चाहते हैं। आप पूछिएगा कि आपके घर में जो बोरे में संपत्ति आ रही है, जो अरबों खरबों की ज्वेलरी, सोना, बॉन्ड, डॉलर, पॉइंट के रूप में मिल रहा है, वो कहां से। आप इस पर अड़े रहिएगा तो जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। बाकी देश की जनता का जवाब मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है, और ये विपक्ष के नेताओं को भी मालूम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और कानून की जय।